बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का NCERT का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे कि मैं क्लास 8 को भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, जिससे कि आपको ये और वो दोनों लेक्चर मिला के मेटल्स एंड नॉन मेटल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया है कि मेटल्स है, तो हमें ये पता है कि हम क्लास 8 में भी मेटल पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा है। अब हमें जो पढ़ना है थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ना है, क्योंकि बेसिक तो हमारा क्लियर है, 8th स्टैंडर्ड में क्लियर हो गया, 9th में क्लियर हो गया। अब हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ना है। तो हम देखेंगे जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर क्लासिफाइड। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्यों है, क्योंकि जैसे कि इस पूरी अर्थ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट है। अब इन एग्जिस्टेंस चीज़ों को ग्रुपिंग करना पड़ता है, किसी चीज़ से वो किस क्राइटेरिया में अलग है, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से वो अलग हो रही है। सेम वे मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की अलग है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इन्हें ग्रुपिंग करने के लिए हमें ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इनको अलग शो करना पड़ा है। ठीक है, कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। ठीक, तो हम ये वन बाय वन देखेंगे कि कैसे ये सब चेंज हुआ है। अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो फर्स्ट है कि मेटल है तो वो शाइनिंग करता है, जैसे कि हमें पता है सिल्वर शाइन करता है, गोल्ड शाइन करता है, सिल्वर गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, ये सब मेटल्स है और ये सब शाइनिंग करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। ये मेटल्स की शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। सो ऑल मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर प्रॉपर्टी। सेकंड है हार्डनेस। बहुत सारे मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं, उनके अंदर होता है हार्डनेस। उनकी हार्डनेस जो है इट वैरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ठीक है, इट्स हार्डनेस वैरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैलीएबिलिटी। मैलीएबिलिटी मतलब अगर हम मेटल को ठोकेंगे, हीट करेंगे, तो वो बीटन इनटू थिन शीट। अगर हम उसको ठोकेंगे तो वो एक थीन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इनको अपन इनकी अगर हम गोल्ड और सिल्वर को मारेंगे तो एक थीन शीट बन जाएगी। दिस इज ड्यू टू द मैलीएबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है उसकी डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी मतलब ड्रॉन इनटू अ थीन वायर्स। ठीक है, अगर मेटल है तो उस थीन वायर में ड्रॉन हो जाता है, उससे एकदम पतले से तार बन जाते हैं। सो दिस इज ड्यू टू द डक्टिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब मेटल्स इज अ वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कैसे मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। लुक एट दिस डायग्राम। ठीक है, ये मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, ये हीट को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। देखो इन्होंने बताया ये दिस इज़ अ स्टैंड, बर्नर से हीट दे रहे हैं, ये मेटल वायर है, मेटल वायर को ये कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ आग लगी क्या, नहीं लगी है। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वो हीट को कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू दी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। नाउ नेक्स्ट इज द मेटल्स आर metals have easily conducts the electricity. Look at this diagram. अब हमें पता है कि मेटल से वायर बन जाते, थीन वायर बन जाते। तो कॉपर, जैसे हमें पता है वायर के अंदर कॉपर वायर होती है, वायरिंग होती है पूरी कॉपर की। क्यों होता है, क्योंकि ये हीट को इजीली कंडक्ट कर देता है। क्यों करता है, इट्स ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये देखो, ये पूरा एक यूनिट लिया है, मेटल आर दी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहीं भी
ब्लास्ट नहीं होगा, कहीं भी आग नहीं लगेगी, और ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफ़र हो जाएगी. नाउ ड्यूरिंग दिस स्ट्राइकिंग ऑफ हार्ड सरफेस मेटल प्रोड्यूस दिस सोनरस साउंड. कैसा साउंड करता है वो? सोनरस साउंड करता है. दिस इज द वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट इट प्रोड्यूस द सोनरस साउंड. नाउ ये हो गया मेटल्स के लिए. अब हम स्टडी करेंगे नॉन मेटल्स की, कि नॉन मेटल्स आल्सो हैव अ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़. अब मेटल्स को हमें पता है कौन कौन से मेटल्स है. गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये सब मेटल्स है. बट नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं? नाउ नॉन मेटल्स आर दी देखो, ऑल मेटल्स. जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी इज अ मेटल, बट ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मर्क्यूरी जो है ये मेटल है, बट इट इज़ एट रूम टेम्परेचर ये लिक्विड फॉर्म में होता है. कहाँ होता है मर्क्यूरी? थर्मामीटर में. थर्मामीटर में नीचे जो जैसे ही टेम्परेचर रेज होता है वो ऊपर ऊपर चढ़ते जाता है. इट इज़ अ मर्क्यूरी. बट ऑल मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर सब मेटल है और ये है सॉलिड फॉर्म में, बट एक्सेप्ट मर्क्यूरी. मर्क्यूरी का कौन से फॉर्म में है? इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. सब मेटल्स को हाई मेल्टिंग पॉइंट है. नाउ आयोडीन इज अ नॉन मेटल, बट आयोडीन नॉन मेटल है बट इट इज़ लस्ट्रस. लस्ट्रस क्या है? शाइन करता है आयोडीन. ठीक है. कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, बट कार्बन क्या है? अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, और ये एक हार्डनेस सब्सटेंस है. कार्बन इज़ अ हार्ड सब्सटेंस. अब बहुत सारे जो अल्कली मेटल्स है वो भी जैसे कि जिससे कि नाइफ बनता है, तो ये इनकी डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये चेंजेस होते जाते हैं. सो जैसे कि हमें पता चला है कि क्या है नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा कि नॉन मेटल्स जो है वो एट रूम टेम्परेचर सॉलिड फॉर्म में होते हैं. ठीक है. एट रूम टेम्परेचर ऑल मेटल्स आर एट सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट मर्क्यूरी. मर्क्यूरी जो कि मेटल है वो कहाँ होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है. अब आयोडीन है. आयोडीन क्या है? नॉन मेटल है, बट इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? लस्ट्रस प्रॉपर्टी है, जो कि शाइन करने की प्रॉपर्टी है. मेटल्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है. तो बहुत सारे नॉन मेटल्स है जो कि उनमें भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर उनमें मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. तो ये प्रॉपर्टी वेरीज हो रही है. सिर्फ ये क्लासिफिकेशन करने के लिए, मेटल को नॉन मेटल से अलग करने के लिए ये है. एक्चुअल जो क्लासिफिकेशन है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ है, कि केमिकल से रिएक्ट करने के बाद कौन से चेंजेस आए हैं. तो हम उसी को अब स्टडी करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. मेटल्स की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से मेटल नॉन मेटल से टोटली अलग हो गया है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो बहुत कुछ मैच हो जाती है. नाउ वी स्टडी वन बाय वन. अब यहाँ पर देखो, लुक एट दिस. व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर. देखो, बर्न्ड हो रहा है मेटल अगर एयर में, तो क्या हो रहा है? जैसे कि हमने देखा ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. ठीक है. ऑल मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा. लुक एट दिस रिएक्शन, मेटल और ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड. कब होगा ये? व्हेन दिस मेटल्स आर एक्सपोज इन एयर. वो एयर से बर्न हो रहा है. अब देखो, कॉपर इज हीटेड इन एयर, इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर टू ऑक्साइड. देखो, ये कॉपर है, वो ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ तो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड. सिमिलरली एल्यूमिनियम कंबाइन हुआ ऑक्सीजन से तो क्या बना? एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ओके. नाउ व्हेन दिस मेटल मतलब एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो यहाँ क्या बना? एल्यूमिनियम क्लोराइड, और 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं.
सो ये क्या शो करता है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड है बेसिक इन नेचर है। सिमिलरली व्हेन दिस रिएक्ट विथ NaOH, मतलब NaOH कौन है, ये बेसिक नेचर का है। तो यहाँ हमें क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर रिलीज हुआ। सो दिस रिलीज ऑफ वाटर इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फो मीन्स वाटर लविंग, सो इट इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सिमिलरली मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। जो मेटल ऑक्साइड है वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है। फिर वो कैसे डिजॉल्व होते हैं वाटर में और कैसे वो एयर में रिएक्शन करते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड वाटर में रिएक्ट होगा, क्या बना, NaOH। NaOH इज़ नथिंग बट द अल्कली। अल्कली क्यों है, क्योंकि उसका pH जो है अबो 7 है, ठीक है, उसका pH अबो 7 जाएगा, इसलिए उसे बोलेंगे हम अल्कली ऑक्साइड्स। अब जो मेटल्स है, मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम reacts so vigorously that they catch fire if it kept it in open। देखो सोडियम और पोटेशियम दोनों इतने विगरसली रिएक्ट होते हैं अगर उनको खुले में रख दिया। खुले में क्यों रखा, तो वो तुरंत जो एनवायरनमेंट में एयर है उससे रिएक्ट हो जाएंगे। और टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर ऑलवेज केप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल। तो उन्हें कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर। सोडियम को और पोटेशियम को कभी भी रूम टेम्परेचर पे खुले में नहीं रखते, उन्हें कहाँ रखते हैं, केरोसिन में। क्यों, ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ एयर। ऑक्सीजन के साथ तुरंत से उनकी रिएक्शन हो जाती है और बिग एक्सप्लोजन होता है, आग लग जाती है, बड़ा हादसा हो जाता है। टू प्रिवेंट दिस एक्सीडेंट यू ऑलवेज केप्ट सोडियम एंड पोटेशियम इन केरोसिन। ठीक है, ये हो गई व्हेन दिस मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, अब वाटर के साथ अगर मेटल रिएक्ट हो रहा है तो क्या होगा, लुक एट दिस डायग्राम। ठीक है, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल। ओके, ये है बर्नर है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्लास वुल सोक इन वाटर। गैस वुल है जो किसी वाटर में सोक किया है, और ये है मेटल का सैंपल। ठीक है, टेस्ट ट्यूब जो है वो स्टैंड से अटैच कर दी है ताकि वो मूव ना कर सके। और यहाँ से हम इसको क्या दे रहे हैं, ये वाटर रखा है, जब वाटर को रिलीज़ हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस भी इसमें जा रहा है। अब हाइड्रोजन हो रहा है, इसकी रिएक्शन हो रही है, इधर धीरे धीरे वाटर जा रहा है, तो क्या होगा, मेटल प्लस वाटर, तो देयर इज़ अ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, नाउ मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है। नाउ जब मेटल्स लाइक पोटेशियम and sodium react violently with cold water. In case sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. जो कि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है वो तुरंत से फायर को कैच कर लेता है। जैसे 2 potassium molecule react with 2 hydrogen molecules, so there is formation of potassium hydroxide. ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तो ये हमें एक हीट एनर्जी मिल रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स एक्सो मीन्स रिलीज होना, थर्मिक क्या रिलीज हो रहा है, थर्मा मीन्स एनर्जी। एक्सोथर्मिक मीन्स देयर इज अ रिलीज ऑफ हीट। व्हेन दिस सोडियम 2 molecules of sodium react with 2 molecules of hydrogen, there is formation of 2 molecules of NaOH. Hydrogen gas again release of heat energy. Okay, it gives the heat energy, so it is a exothermic reaction. Now similar way when calcium react with water, this reaction is less violent. So ये इतनी खतरनाक रिएक्शन नहीं है। कैल्शियम
it is in solid form, it reacts with two water molecules. So there is formation of CaOH twice. This calcium hydroxide, which is aqueous in nature. हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, बट it is not a exothermic reaction. When this calcium starts floating, because the bubbles of hydrogen gas form stick to the surface of the metals, so there is a formation of bubbles. This bubbles is of hydrogen gas. Similar way, when this aluminium react with 3 water molecules, there is formation of Al2O3 plus 3 water molecules. When this ferrous, 3 molecules of ferrous react with 4 water molecules, so there is formation of Fe3O4 plus 4 molecules of hydrogen get released. So these show that these molecules, copper, silver, gold, do not react with water at all. These molecules not react with waters. Now the third reaction is what happens when metal react with acids. Okay, अपन ने देखा कि it reacts with air, it reacts with water. Now what happens when these acids react with these metals react with acids? Now when this hydrogen gas is not evolved when the metals react with acids, with nitric acid, it is because of HNO3 is a strong oxidizing agent. ठीक है, जब कोई भी मेटल किसी एसिड से रिएक्ट होगा, सो देयर इज नॉट इवॉल्विंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा. क्यों होगा? बिकॉज जो भी ऑक्सीडाइजिंग जो भी एसिड बनेगा, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. It oxidize the hydrogen produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide. ठीक है, वो दूसरे नाइट्रोजन ऑक्साइड में बन जाएगा. When magnesium and manganese react with very dilute HNO3 to evolve H2 gas. ठीक है, तो वहाँ पर H2 गैस का रिवॉल्विंग नहीं होगा. When these metals react with the acid. Now, how do metal react with solutions of other metal salts? How do metal react with ठीक है, लुक एट दिस डायग्राम. यहाँ पर क्या किया है, दो टेस्ट ट्यूब ली है. दो टेस्ट ट्यूब में, वन टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है विच इज़ इन ब्लू इन कलर, और आयन नेल डाल दिया है इसके अंदर. ठीक है, ये आयन नेल दिख रहा है, ये थ्रेड से पैक करके डाला है और कॉर्क लगा दिया है. नाउ यहाँ पर आयन सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, कॉपर वायर ली है और टेस्ट ट्यूब स्टैंड से उसे अटैक कर दिए. ये आयन नेल है. हमें देखना है कि मेटल अदर सॉल्यूशन से कैसे रिएक्ट होता है. Now, reactive metals can displace less reactive metals from their components in solution or molten form. कैसे हो रहा है ये सब? देखो, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज reagents. अब यहाँ पर क्या है, मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी. कैसे? मेटल ए लिया, मतलब कैल्शियम आयन की नेल ली है, उसको पहले सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, ये बी सॉल्यूशन है. ठीक है, और फिर दूसरी बार क्या किया, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए और मेटल बी, कॉपर वायर या फिर आयन नेल.
नो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या रिएक्टिविटी सीरीज? द लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। ठीक है, जैसे जैसे एक्टिविटी उनकी डिक्रीज हो रही है, ये क्या है? पोटेशियम है, मोस्ट रिएक्टिव है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। फिर जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर, ये क्या है? इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। और गोल्ड, गोल्ड इज़ अ लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, इनकी जो है ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। नाउ अब हम देखेंगे कि हाउ दिस मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में। देखो, सोडियम एटम हैज़ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल। आपको ये कॉन्फ़िगरेशन पता है कैसे होता है? देखो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ऐसे ये ऑर्बिट में ये घूम रहे हैं, ये सेंटर है, ये हो रहा है। ठीक है, अब सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, तो इस 11 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? जो ये इनर शेल होती है ये 2 से कंप्लीट हो जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर आउटर जो शेल है 2 8 1, इसका ऐसे होता है। तो इस शेल में आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और जो थर्ड शेल है वो उसमें आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस शेल का नाम क्या है? जो इनर शेल है वो है के, सेकेंड वाली है एल और आउटर है एम। फिर उसके ऊपर जो आएगी वो आएगी एन, ये होगी एन। ठीक है, अब सोडियम को अपना इनर शेल, जो आउटर शेल है वहाँ पर उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है। ये देखो एल, ये शेल में उसका ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट है। बट उसको ये 1 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा इजी रहेगा उसको, रैदर देन एक्सेप्टिंग दी 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसकी जो है पूरी एनर्जी वो काय में लगाएगा कि मुझे मेरा ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या तो मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है या फिर मुझे किसी के साथ कंबाइन होके अपनी शेल को कंप्लीट करना है। तो वो क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन लेने में उसे बहुत एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो वो क्या करता है? NaCl, Na कंबाइन हो जाता है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का क्या है? उसकी आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 8 7। अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 1 की ज़रूरत है। अब वो क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? सोडियम के पास है। सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उससे क्या होता है? क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो 2 8 8, ठीक है, ऐसे हो जाता है। इस तरह से सोडियम क्लोराइड बनता है। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो इनका ऑक्टेट शेल कंप्लीट हो गया। इस तरह से मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट हो जाते हैं। ओके, और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हम हमारे ऑक्टेट कंप्लीट करें, हमारी शेल्स कंप्लीट करें, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अपना मेंटेन रखते हैं। ओके, क्लियर? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अब ये देखिए, लुक एट दिस डायग्राम। हीटिंग अ सॉल्ट सैंपल ऑन अ स्पैचुला। स्पैचुला मतलब एक स्पून जैसा होता है जिसके अंदर उन्होंने क्या लिया है? सॉल्ट लिया। अब वो सॉल्ट को उस पर हीट कर रहे हैं। क्या होगा सॉल्ट का रिएक्शन? रिजल्ट क्या आएगा?
ओके फिर सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया, टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी कैसे चाहिए, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन अंडर टेस्ट। ठीक है, इसका टेस्ट होना है। उन्होंने यहाँ ग्राफाइट रॉड डाली, बीकर लिया है और ये बल्ब स्विच बैटरी से कनेक्ट किया। क्यों, क्योंकि उनको चेक करना है कि कंडक्टिविटी कैसे, क्या गुड कंडक्टर है या फिर नहीं है। किसका देखना है, आयोनिक कंपाउंड जिसके अंदर आयंस है। नाउ वी स्टडी द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। फिजिकल नेचर क्या है आयोनिक कंपाउंड्स का। आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर सम वॉट हार्ड। ये सॉलिड है, सम वॉट हार्ड है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ठीक है, क्योंकि ये कम्प्लीटली हार्ड है क्या, नहीं है। दैट्स वाई ये जब अपन इन पे थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे तो तुरंत से ये ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। दिस इज बिकॉज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन है, निगेटिव पॉजिटिव का जो अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है। ड्यू टू दिस रीज़न दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी कैसी है आयोनिक कंपाउंड्स की, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल इन वाटर से आयन से तो वो सोल्यूबल है, एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल। आयोनिक कंपाउंड्स सोल्यूबल है बट इनसोल्यूबल किस चीज़ में है, वो केरोसिन में है और पेट्रोल में है, पता है, वो ऊपर फ्लोट कर देते हैं। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, कैसे होता है ये, सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, वो मोल्टन हो रही है, और फिर किस वजह से है, बिकॉज इन द मोल्टन स्टेट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट, और इसी वजह से आयंस फ्रीली मूव हो रहे हैं। दैट्स वाई इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आयोनिक कंपाउंड है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नाउ ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स कहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, ना द अर्थ क्रस्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। पता है, मेटल की बड़ी बड़ी खदानें होती है जहाँ पर हमें मेटल्स मिलते हैं, कभी कभी सी वाटर में भी मिलते हैं। आप मेरा क्लास 8 का लेक्चर देखना, उसमें हमने मेटल की रिकवरी कैसे होती है वो सब बताया है। नो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये मैंने बताया है डिटेल में, जो आप लिंक में जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं फटाफट से आपको ओवरव्यू बता देती हूँ। ये और है, और में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, इसमें क्या है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, फिर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी मेटल्स 3 प्रकार के हैं, हाई रिएक्टिव मेटल, लो मीडियम रिएक्टिविटी एंड द लो रिएक्टिविटी। अब जो हाई रिएक्टिविटी है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और हमें तुरंत से प्योर मेटल मिल जाता है। जो मीडियम है उनको क्या करते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड और, 2 प्रकार के मेटल होते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड में। कार्बोनेट है तो वहाँ पर कैल्सिनेशन करेंगे, और अगर सल्फाइड है तो वहाँ पर रोस्टिंग करेंगे। दोनों को मिला के फिर क्या करेंगे, ऑक्साइड ऑफ मेटल बनाएंगे, रिडक्शन टू मेटल्स, और फिर प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल करेंगे। ठीक है, अगर मेटल नॉन लो रिएक्टिव है तो सल्फाइड और है, उनकी हम रोस्टिंग करेंगे, मेटल लेंगे और फिर उस मेटल को रिफाइन करेंगे। ओके, क्लियर।
ये क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर से जो एक्सट्रैक्शन होगा उसके लिए ये है। अब एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, जो ओर्स है मेटल्स की, उसका एनरिचमेंट कैसे करते हैं। अब देखो 1 माइन है तो वो अलग अलग मेटल से कंटेमिनेट हो जाएगी, क्यों, विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल सैंड कॉल्ड गैंग्यू। क्या होता है, वहाँ पर मेटल्स तो है लेकिन उसके साथ सॉइल भी है, सैंड भी है, तो ये इम्प्योरिटीज़ भी बढ़ जाती है जब मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो जब ये प्रोसेस करते हैं तो फिर हमें उस मेटल्स को रिकवर करने में, उसको निकालने में बड़ी दिक्कतें होती है, तो सेवरल टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पर बताया है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज़। कैसे करते हैं, मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज़ वेरी अनरिएक्टिव। क्या होता है, इन्होंने लिया, देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मर्क्यूरी ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मर्क्यूरी। कैसे होता है, ये मर्क्यूरी सल्फेट, ठीक है, और मर्क्यूरी सल्फेट है HGS, इट रिएक्ट्स विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। नाउ दिस 2HGO, इसको हीट किया तो क्या हुआ, हमें मर्क्यूरी मिल गया और ऑक्सीजन गैस भी मिल गया। इसे बहुत हीट करनी पड़ती है। ऐसे ही सिमिलर जो कॉपर की माइनिंग होती है, कॉपर विच इज़ फाउंड इन Cu2S इन नेचर, मतलब कॉपर सल्फेट के फॉर्म में मिलता है। दिस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cu2S प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, जब हमें इसे हीट देंगे तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा और SO2 गैस रिलीज हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cu2 प्लस क्यूप्रस सल्फाइड अगेन हीट करा तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर मिलेगा और SO2 गैस रिलीज होगा, ठीक है। तो ये जो है ये हीटिंग से रिकवर होता है। अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, अगर हम कर रहे, कोई रिएक्शन हो रही है और हमें बीच में ही कार्बोनेशन या फिर कोई प्रोसेस से उसको निकालना है, तो हम उस टाइम क्या करेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया कि रोस्टिंग होना है, कार्बोनेशन होना है, तो वो प्रोसेस क्या है, कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Zn सल्फाइड रिएक्ट्स विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, हीट दी तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड बना है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 बना है। तो यहाँ पर कौन सा मेटल रिकवर हुआ है, जिंक, ठीक है। अब कैल्सिनेशन करना है, देखिए यहाँ पे बताया है कि रिफाइनिंग हो रहा है, ये रास्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग हो रहा है, यहाँ पर वो उसमें बताएंगे कैल्सिनेशन हो रहा है। तो क्या होता है, अब कैल्सिनेशन में ZnCO3 को हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और CO2 रिलीज हो जाएगा। नाउ these metal oxides are then reduced to the corresponding metal by using suitable reducing agents such as carbon as a एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन तो हमें जिंक एक्स मेटल मिल जाएगा और CO रिलीज हो जाएगा। नाउ दिस मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज ऑल्सो अ रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, ये रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। और कार्बन मतलब कि कोक, टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स, मेटल ऑक्साइड से मेटल का कन्वर्जन करने में जो कार्बन हो रहा है उसे बोलेंगे कोक, COKE, कोक। अब कभी कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। नाउ दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब कि इसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। द हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर इन द मोल्टन स्टेट। वो किस स्टेट में पहुंच जाता है, मोल्टन से, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड फेरियस विथ एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स जो है ये बिछाते हैं तो बड़ी बड़ी पटरियाँ जॉइन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कहाँ
इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो वो रिलीज से वहाँ मोल्टन हो जाए और फिर जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आते तुरंत से वो टाइट कर देते। Fe2O3 प्लस 2Al, तो 2Fe मॉलिक्यूल Al2O3 और हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। कहाँ पर होता है ये, रेलवे ट्रैक ज्वाइन करने के लिए। नाउ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब हमें पता है कैथोड है, तो कैथोड कहाँ है, इट इज़ अ निगेटिवली चार्ज, और वहाँ एट एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैथोड इज़ अ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। अब हम देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स की रिफाइनिंग कैसे होती है। नाउ द मेटल्स प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस। अब ये रिडक्शन प्रोसेस है वो अपने को प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा है, कभी वो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में मिल रहा है या फिर मेटल वहाँ पे बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है। तो जो मोस्ट वाइडली यूज मेथड है रिफाइनिंग इम्प्योरिटीज़ की वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। इसमें क्या होता है, इम्प्योर मेटल्स इज मेड द एनोड एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। देखो इम्प्योर जो है वो एनोड बना दिया है और प्योर जो है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट है। और सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज़ यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ से है जो प्योर मेटल है वो फ्रॉम dissolve into the electrolyte, an equivalent amount of metal from the electrolyte is deposited on the cathode। ठीक है, तो जो प्योर मेटल है वो एनोड की तरफ पहुंच जाएगा, जो प्योर सॉल्यूशन है वो, और वहाँ पर एनोड मड के फॉर्म में वो बैठेगा। द सोल्यूबल impurities go into the solution whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud। ठीक है, जो सोल्यूबल है वो डिजोल्व हो जाएंगे और जो इनसोल्यूबल है वो नीचे सेटल हो जाएंगे। नाउ कोरोजन। कोरोजन किसे बोलते हैं हम, कि जब आयन है, आयन को अपन बारिश में छोड़ देते हैं या फिर हवा में, तो धीरे धीरे क्या होता है, आयन कोरोड हो जाता है, वो ब्राउनिश पड़ जाता है, उसके ऊपर से होता है, हम क्या बोलते हैं उसे, जंग लग गया है। ठीक है, ये जंग नहीं होता है, ये केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ पर रस्ट फॉर्म हो जाती है, उसे हम बोलते हैं कॉपर रस्ट हो गया है, आयन रस्ट हो गया है। ठीक है, आयन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ अ ब्राउन फॉल्की सब्सटेंस कॉल्ड अ रस्ट। जैसे कि मैंने बताया उसे रस्ट बोलते हैं, और ये रस्ट फॉर्म हो रहा है जिसे हम बोलते हैं हिंदी में जंग लगना। और हम इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कोरोजन को बताए आप। हमारे घर वाले क्या करते हैं, टू अवॉइड रस्टिंग, जंग ना लगे इसलिए हम उनको पेंट करते हैं, हम उनको ऑयलिंग करते हैं। ठीक है, रस्टिंग इज़ अवॉइडेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग अलॉयज। ठीक है, उनके ऊपर हम ये ऐसा कोट लगा देते हैं ताकि उनकी रिएक्शन ब्रेक डाउन हो जाए और वो वहाँ पर रस्ट फॉर्म ना हो। नाउ एन अलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल। ठीक है, मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर है। Now it is prepared by first melting the primary metal and then dissolving the other elements in it in definite proportion. It is then
कूल एट अ रूम टेम्परेचर, इसे बोलेंगे हम अलॉय मिक्सचर। ओके, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।